हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में मैथ पैडागोगी का जो क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन आपने देखा होगा। यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, उसे जा करके आप देख सकते हैं। और चलिए, 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे हम। और अब जो है सीधे हम 20 के बाद, जैसे कि आपको उस वीडियो के माध्यम से बताए थे कि 20 क्वेश्चन जो होने के बाद अब 21 क्वेश्चन जो आपका 21 से होगा, वो आगे की क्वेश्चन का हम फिर आज पुनः जो है आपको डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं। और इसके माध्यम से आप निश्चित तौर पे यदि पूरे वीडियो देखते हैं तो गणित पैडागोगी में कहीं भी आपको किसी तरह की समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। और क्वेश्चन नंबर 21 है, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रख करके, देखिए क्या कर रहा है, वो फर्श पर जो है अपना पुस्तक रखा हुआ है, चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। क्या कर रहा है, उसे मान लीजिए ये पुस्तक है तो इसके चारों ओर क्या करता है, वो पेन से लाइन खींचता है। खींची गई लाइन की लंबाई का योगफल क्या होगा। आपको पता होगा कि कोई भी आकृति हो, यदि उसे चारों ओर से चाहे किसी रस्सी से बांधा जाए या लकीर खींचा जाए या कुछ भी किया जाए, तो ये जब भी चारों ओर सिर्फ होगा तो ये उस चीज़ की परिमिति को दर्शा रहा है। तो चूंकि किताब की जो है फर्श पर रख करके किताब की चारों ओर खींचा जा रहा है, इसीलिए यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा किताब का परिमाप। यदि इसकी जगह कोई वस्तु और कुछ रख दे, मान लीजिए आप एक सिक्का रख देंगे फर्श पर और उसके चारों ओर यदि आप पेन से लाइनिंग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उस सिक्का का परिमाप हो जाएगा। वही यदि पूरे भाग का हम निकाले तो वो उसका क्षेत्रफल होता है। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, और ये है आपका एनसीएफ से रिलेटेड। आपको पता होगा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको सीटेट की एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो देखिए, गणित शिक्षण जो होना चाहिए वो कभी भी टीचर सेंटर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है जो वो पाठ्य पुस्तक आधारित होगा, और ऐसा नहीं है ये सभी भी होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाहे वो आप गणित का शिक्षण कर रहे हो, चाहे फिर पर्यावरण का शिक्षण कर रहे हो, या कोई भी शिक्षण कर रहे हो, तो बच्चे का जो शिक्षण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। आपको एनसीएफ 2005 ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है, शिक्षा को बालक के अनुकूल बनाना है, न कि बालक को शिक्षा के अनुकूल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एवेल्युएशन से रिलेटेड है, मूल्यांकन किया जाता है। जब आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें किस चीज़ का मूल्यांकन, क्या बालक की उपलब्धियों को जांच करने के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं के लिए, कक्षा में प्रोन्नति, क्या आप एक कक्षा से दूसरे कक्षा में ले जाने के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं होगा, प्रतियोगिता का भावना जागृत करने के लिए। तो देखिए यहाँ जो होगा सबसे मेन चीज़ है कि आप बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है जो अस्पष्ट अवधारणा उसको पता, प्रतियोगात्मक भावना जागृत, बल्कि आप क्या करना चाह रहे हैं, बालक की उपलब्धि को पता लगाना चाह रहे हैं कि आखिरकार बालक ने क्या सीखा, बालक में उपलब्धि क्या हुआ, बालक में परिवर्तन क्या हुआ, चेंजिंग क्या आ रहा है अधिगम करने के बाद। चूंकि मूल्यांकन तब होता है जब बालक का अधिगम हो गया होता है। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, ये है दृष्टिबाधित यानी विशिष्ट बालक से रिलेटेड है। विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के संसाधनों के तौर पर नहीं किया गया जाना चाहिए। तो देखिए, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको हम किस चीज़ का नहीं किया जा सकता है, जियो जेब्रा है, टेलर का गिनतारा है, टाइल है, जियो बोर्ड है। देखिए इसमें जितने सारे आपका ये है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये टेलर का गिनतारा हो गया, टाइल हो गया, या जियो बोर्ड हो गया, ये सब आपको आकृति हैं, इसे छू करके बालक इस पर कर सकता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसमें जो जेवरा जो है वो एक पहेली टाइप का है, ये बालक सुलझा नहीं सकता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है निम्नलिखित कथनों में सत्य है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको 3 ऑप्शन गलत हैं, और उस गलत ऑप्शन को, सॉरी 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 ऑप्शन सही। तो पहला देखिए, गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेय की उत्पत्ति से ही गणित बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रमेय की उत्पत्ति होगा फिर तभी जाकर के गणित बनेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि गणित जो है व्यवहारिक ज्ञान से भी बनता है, तो इसको हम
क्रॉस कर देंगे। इसके बाद दूसरा है, एक व्यक्ति जो अंक गणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, विलोमतः भी यह सत्य होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो गणित में परिकलन, संकलन मीन्स जोड़, व्यकलन मीन्स घटाव और परिकलन मीन्स गुना होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं है जो परिकलन में अच्छा होगा वो गणित में भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है, गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। गणितीय कथन जो है प्रतिबंधित हो सकते हैं। यहाँ देखिए, ऐसा नहीं कह रहा है जो होगा ही, यानी गणित के जो नियम होते हैं वो क्रमबद्ध हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं, प्रतिबंधित हो सकते हैं, यानी उसे आप जो है एक तरह से कह सकते हैं नियमबद्ध तरीके से। तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हो सकते लगा है, कंपलसरी नहीं है जो होगा ही, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। कौन ऐसे कथन है जो आपका अशुद्ध है, निगेटिव है? गणित ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है, ये बिल्कुल सही बात है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित अमूर्त विज्ञान है और इसमें कल्पना होता है, इसीलिए 2 एकदम सही है। तीसरा जो है आपका, गणितीय संरचना में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध रूप में आवश्यक है। और चौथा जो आपका है, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। तो ये आपका तीनों का तीनों सही है, जबकि हम जानते हैं गणित में अनुमान भी लगा सकते हैं बालक बहुत सारे चीज़ अनुमान लगा के करते हैं, और ये डायरेक्टली कर रहा है, अनुमान नहीं। आपने पढ़ा होगा गणित में कि गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, और अमूर्त चीज़ में अक्सर अनुमान लगाए जाते हैं, और ये कह रहा है नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए अशुद्ध पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, यानी उपचारात्मक शिक्षण किस चीज़ में सहायक होगा? आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा निदानात्मक शिक्षण, इसमें पढ़ रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण। आप ये भी जान रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण तब होता है जब निदानात्मक शिक्षण खत्म हो जाता है, यानी उपचारात्मक शिक्षण में समस्याओं को दूर किया जाता है और निदानात्मक शिक्षण में समस्याओं को पता लगाया जाए। तो पूरी कक्षा को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए, बच्चों में होने वाली गलतियों के कारणों को पता लगाने के लिए आपका उपचारात्मक नहीं होता है, ये काम निदानात्मक का है। गणितज्ञों द्वारा बच्चों को उपचार करने में और छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर कर, देखिए गणितज्ञों द्वारा, यहाँ जो ये इंडिकेट कर दिया ना गणितज्ञों द्वारा, ऐसा कुछ नहीं। आप व्यवहारिक जीवन के द्वारा भी बालक के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप दूर कर सकते हैं, और ये भी उपचार, ये आपका निगेटिव है पूरे का पूरे तीनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या, तो छात्रों की सीखने की जो कठिनाई था, जो कठिनाई आप निदानात्मक शिक्षण के द्वारा पता किए, उसे अब उपचारात्मक शिक्षण से क्या करेंगे, दूर करेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। यदि आप सिर्फ इतना समझ जाते हैं कि निदान का मतलब होता है समस्याओं को पता लगाना, त्रुटियों को पता लगाना, तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं। और उपचार का मतलब होता है उस जो आप पता किए हैं उस चीज़ को दूर करना। CTT सक्सेस क्लासेज के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है बिल्कुल बेहतरीन ढंग से इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो CTET की तैयारी है उसमें ज़रूर आपको बूस्ट मिलने वाला है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आप देख रहे हैं उसे आप क्लिक करके ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है गणित सीखने में त्रुटियां। देखिए जब भी बालक कोई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ त्रुटियां आना स्वाभाविक है। त्रुटि जो होते हैं वो स्वाभाविक प्रक्रिया होती हैं और एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्या, तो पहले भी आपको बता दिए हैं, त्रुटियां जो है वो असत्य बिल्कुल नहीं है, असत्य वाले को आप काट दीजिए। त्रुटियां होना संभव है, त्रुटि लाजमी है तो सत्य होगा, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया पर बिल्कुल नहीं, अंक वाला उत्तर नहीं होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो इसका क्या होगा, सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे के विचार को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि यदि कोई बच्चे 2+2 यदि वो 5 लिखता है तो अब टीचर क्या करता है, इस चीज़ को जांचने की कोशिश करता है कि आखिरकार बच्चे ने त्रुटि क्यों किया। फिर बालक के जब हम विचार को जानते हैं तो पता चलता है कि बालक को जो काउंटिंग करने में समस्या आ रही थी, काउंटिंग गलत हो रहा था, और उसे हम फिर सही कर देते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। यानी इस बात को यह इंगित कर रहा है त्रुटियां कि उनकी विचार क्या है।
चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका मानक और अमानक इकाई से। आप यहाँ देख सकते हैं, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा योजना बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है, हम डायरेक्टली उसी पर चलते हैं। आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है, क्योंकि आप जब भी बच्चे को आकार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न देंगे, कोई भी चीज़ उसे समझाएंगे, तो वहाँ आपको वास्तुकला रखना ही होगा। इसीलिए ये क्या है, इस चीज़ का अभिन्न हिस्सा है, और इस तरह की यात्राएं विषयों के संबंध में प्रोत्साहित करती हैं। बिल्कुल सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसके बाद है आगे 30 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपको बता थे कि यदि इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे अच्छा जो विधि होता है वो गतिविधि आधारित, और यहाँ समस्या समाधान है तो समस्या समाधान यहाँ नहीं होगा, यहाँ सबसे अच्छा विधि होगा गतिविधि आधारित होगा। चूँकि आप बालक को उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए, यानी उन्हें गणित पढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पढ़ाने के समय सिर्फ आप समस्या समाधान विधि बालक के लिए बेहतर नहीं होगा, इसके लिए होगा गतिविधि आधारित अधिगम। अगला जो क्वेश्चन है वो 31 नंबर, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। यानी यदि आप बच्चों को गणित सिखाना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। एक संख्या को कई बार हल करना, एक ही चीज़ को यदि हम बार बार हल करेंगे, ये गणित पढ़ाने का कोई अच्छी तरीका नहीं है, और ये आवश्यकता भी नहीं है। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके की खोज की जाए, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब कोई बच्चे को आप कोई चीज़ सिखाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है बालक को एक ही टाइप से सिखाए। आप भी जानते हैं कि कक्षा में अनेक तरह के बालक होते हैं, भिन्न भिन्न परिवेश से आए बालक होते हैं, भिन्न भिन्न आईक्यू के बालक होते हैं, तो उन्हें विभिन्न तरीके से यदि आप सिखाते हैं, विभिन्न माध्यम से उनका जो टीचिंग मेथड आप चेंज करके सिखाते हैं, तो बालक को इस तरह से सीखने में अच्छा होगा। और वहाँ आपके जो व्यक्ति विभिन्नता की जो बात हम करते हैं, जो अलग अलग तरह के बालक होते हैं क्लास में, तो सभी को मदद इससे मिलेगा। लेकिन सूत्र याद करने वाला तो उत्तर पहले ही बता दिए हैं, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है ये नहीं होगा। आगे जो है 32 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा समझाने के लिए सबसे उचित सामग्री क्या है। जब कभी भी बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा समझाना हो तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है जियो बोर्ड। आपको पहले ही बता दिए हैं, जियो बोर्ड जो है ज्यामितीय आकृति से रिलेटेड जब भी कोई प्रश्न आएगा तो जियो बोर्ड हम उसमें टिक कर देंगे, क्योंकि जियो बोर्ड के माध्यम से जितने भी समतलीय आकृति होती है उन सबों को हम बारीकी ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जियो बोर्ड जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों को भी समझाने के लिए बेहतर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो 33 नंबर आपका ये है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। आखिरकार गणित में होता क्या है, तो आपको पता है गणित क्रमबद्ध होता है, सांकेतिक होता है और रसहीन तो होता नहीं है, इसीलिए ये तीनों होगा नहीं। गणित एक मूर्त विषय है। जब आपको अमूर्त नहीं मिले ऑप्शन में तो आप उसे मूर्त भी लगा सकते हैं, चूंकि गणित की जो व्यवहारिक ज्ञान होती है वो मूर्त ही होती हैं। एक बार पुनः आपको जानकारी के लिए बता दें कि CTET सक्सेस क्लासेज के द्वारा आपको प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक वाइज या चाहे फिर सब्जेक्ट वाइज हो, आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ यदि आप विशेष शिक्षा पाना चाहते हैं तो ज्वाइन का जो बटन है उसे क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि जो कुछ भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और 32 जो आपका 34 जो क्वेश्चन है वो ये है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कारण कौन गलत है। यानी इसमें आपको 3 ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन निगेटिव। तो यहाँ है कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, ये बिल्कुल सही बात है कि गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ से ये लाइन जो है बिल्कुल गलत हो चुका। आपको पहले भी बता चुके हैं, कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि कल्पना की आवश्यकता होती है। गणित में विचारों का सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि आप कोण बोलते हैं, जैसे कि आप बिंदु बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दावली होते हैं जिसका हम गणित में प्रयोग करते हैं। गणितीय ज्ञान की संरचना तर्क कौशल महत्वपूर्ण होता है, ये बिल्कुल है, गणित में तर्क होता है। गणित संकल्पना
कि प्रकृति श्रेणीबद्ध होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये जो है आपका बिल्कुल कथन गलत है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य नहीं है, यानी निगेटिव पूछा जा रहा है, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि आपके कक्षा के एक बालक गणितीय अधिगम संबंधी अक्षमता प्रदर्शित करते। तो पहले भी बता चुके हैं, अफेजिया जहाँ हो तो ये मौखिक संबंधी अक्षमता है, एलेक्सिया जो कि पठन से संबंधी अक्षमता है, और डिस्काग्राफिया ये जो लेखन से रिलेटेड। लेकिन आपका जो है डिस्कैल्कुलिया ये जो है गणित से रिलेटेड अक्षमता है। इसे आप ट्रिक के तौर पर याद रखने के लिए यहाँ देखेंगे तो लास्ट में कैलकुलिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि गणित में की जो क्रिया आप जल्दी करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, और उसी कैलकुलेटर के हिसाब से आप याद रखेंगे इसे कैलकुलिया। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, 2D यहाँ पूछा जाता है। आप जानते हैं कि एक होता है 2D आकृति और एक होता है 3D आकृति। तो 2D जो आकृति होती हैं वो समतलीय आकृति होती हैं, लेकिन जो आपका 3D आकृति होता है वो ऊंचाई के साथ, यानी उसमें हाइट होता है। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि जैसे कि आप आयत, वृत्त, वर्ग ये सब जो है वो 2D आकृति है। लेकिन आप बात करें यदि घन की तो वो 3D है, घनाभ की 3D है, शंकु जो है वो 3D है। ये सब आपका क्या हो गया 3D। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2D आकृति पूछा गया है। तो पहला है बक्सा, बक्सा में हाइट होता है, ये नहीं होगा 2D। छत का सतह, बोतल में हाइट होता है, नहीं होगा। और माचिस के डिब्बे में भी हाइट होता है, तो ये नहीं होगा। ये तीनों आपका 3D हो जाएगा। इसका सही राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका छत का सतह, क्योंकि छत यदि होगा तो फिर 3D हो जाएगा, लेकिन छत का ऊपरी सतह जो होता है वो क्या होता है आपका 2D ही होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, वो ये है कि यदि कोई छात्र, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लिखे हैं 50-50 यानी 5050, और इसको जब बच्चे को 5050 कहते हैं लिखने के लिए तो 550 लिखता है। इसका अर्थ यह है कि बालक की समझ विकसित नहीं है। किस चीज़ की? स्थानीय मान की, संक्रिया की, शब्दों का ज्ञान का और संख्या का समझ का। तो देखिए इस तरह की गलती इसलिए बालक करता है क्योंकि बालक को स्थानीय मान की समझ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 1। इसमें आप और चीज़ जान ली, यदि बालक की स्थानीय मान की समझ विकसित नहीं है तो आप कौन से ऐसे सामग्री हैं जिसका यूज करके बालक को स्थानीय मान का अवधारणा, बिल्कुल कंसेप्ट जो है उनको अच्छा से करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको गिनतारा अर्थात अवेकस के माध्यम से आप बच्चे के स्थानीय मान की समझ विकसित कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 38, गणित के नियम होते हैं। तो गणित के नियम सार्वभौमिक होते हैं, और इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, अति लघुत्तरीय नहीं होगा। गणित के नियम वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक होते हैं। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, यानी कक्ष में ऐसे कौन से एक्टिविटी हैं जिससे ये पता चलता है कि बालक कुछ कार्य कर रहे हैं। पहला है शिक्षक समझाते हैं। तो देखिए शिक्षक क्षमता देते हैं, तो ये टीचर का एक्टिविटी हुआ। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा, तो ये। और तीसरा है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये भी एक्टिविटी अच्छा नहीं है। कविता के रूप में गिनती करना ये भी, बल्कि बच्चों को अन्वेषण में लगना। देखिए अन्वेषण में लगेगा तो बच्चा गिनती को भी ध्यान रख सकता है, श्यामपट्ट के चीज़ को भी ध्यान, हर चीज़ आ जाएगा। इसलिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो बच्चों का अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है खोज, ये खोज से रिलेटेड है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो 4 हो जाएगा, बच्चों को अन्वेषण में लगना। वैसे भी आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं कि जब भी आपको ऑप्शन में अन्वेषण या खोज करने से रिलेटेड यदि ऑप्शन आ जाए तो आपको ज़्यादा चांस जो है वही क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि यदि कोई छात्र समझ नहीं पा रहा है कि परिधि की मदद से एक वर्ग का क्षेत्र कैसे खोजा जाए, तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इस पर एक विस्तृत विवरण दे। छात्र की मदद करने के लिए एक अधिक बुद्धिमान बच्चे से पूछेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, मंद बुद्धि इस शब्दों को यदि प्रयोग आप करते हैं अपने विद्यालय में तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहले ही आपका गलत है। छोटे हिस्सों में समाधान तोड़े, इसे हम देखेंगे। देखिए होता क्या है कि यदि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, यदि आप बहुत छोटे छोटे हिस्सों में यदि बांट देते हैं
तो क्या होता है कि सभी हिस्सा को हम आसानी से कर सकते हैं और बारीकी ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यदि पूरे एक साथ रहता है तो वो समस्या आपको ज़्यादा ही टफ लगता है। तो बालक को क्या करना है, किसी भी समस्या को इस चीज़ से अवगत कराना है कि कैसे हम इस समस्या को बारी बारी से हल करें, अर्थात छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उसे हम हल करें। तो ये बालक के लिए बहुत ही सही हो जाएगा। और आपका चौथा जो ऑप्शन है वो है छात्रों को इससे स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए जो चीज़ बच्चा, यहाँ स्वर्ग लिखा गया है स्वयं होगा, तो यहाँ जो प्रोत्साहित करेंगे बच्चा को, जो चीज़ आता ही नहीं है, जो चीज़ आप गलती करें, जो बच्चा सीखना चाह रहा है और उसे आप सिर्फ प्रोत्साहित कर देंगे तो क्या बच्चा सीख जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को हम किसी चीज़ को सीखने के समय प्रोत्साहित करते रहेंगे जो सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्षेत्र जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो चीज़ नहीं जान रहे हैं, तो उसके लिए हम सीधे प्रोत्साहित कर देंगे तो हो जाएगा और समस्या सॉल्व हो जाएगा। नहीं, उसके लिए छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। आगे और भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं गणित पैडागोगी का है। तो गणित पैडागोगी का जो सीरीज है वो आपको 2-3 दिन चलने वाला है। प्रत्येक दिन आपको शाम में यह वीडियो अपलोड मिलेगा। तो इसे यदि आप निश्चित तौर पे गणित पैडागोगी सभी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, यदि आप समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर गणित के जो पैडागोगी होंगे वो आपको जरूर गणित में 15 में आप 14 नंबर गणित पैडागोगी में निश्चित तौर पे ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह आप आने वाली जितने भी वीडियो हैं उसे ज़रूर आप देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ लगा, कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यह भी बताएं कि क्या और भी कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको लगता है कि कमज़ोर हैं, जिस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करूंगा उसे सरल भाषा आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।